दोस्तों नमस्कार। हमारा टॉपिक फेस्ट टॉपिक चल रहा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक में चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं चाहे स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सीधा सा टॉपिक, सरल सा टॉपिक है और इसमें बहुत सामान्य सी बातें हम लोगों ने की हैं। आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों की, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कि शिक्षा मनोविज्ञान में किन विधियों का प्रयोग होता है। डायरेक्ट कोई बिंदु नहीं है कि आपको क्लियरली इनको पढ़ना है, बट यहाँ से पूछे गए प्रश्नों के बेस के आधार पे हम ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इन बिंदु को तैयार करना पड़ता है। बहुत सारे बिंदु क्लियरली दिखे हुए नहीं होते हैं, लिखे हुए नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको तैयार करना होता है। तो ऐसा ही बिंदु है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जब विधियों की अपन बात करते हैं तो विधियों में याद रखना दो प्रकार से अपन बात करते हैं, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान की जब विधियों की बात करते हैं तो दो प्रकार की विधियां हैं। कितने प्रकार की विधियां हैं? दो प्रकार की विधियां हैं जिनको हमें पढ़ना है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में दो प्रकार कौन से हैं? एक आत्मनिष्ठ अपन बोलते हैं सब्जेक्टिव मेथड, कौन सा बोलते हैं? सब्जेक्टिव। और एक बोलते हैं अपन वस्तुनिष्ठ। अब इसमें कुछ किताब में 6 विधियां दे रखी हैं, कुछ में 7 दे रखी हैं, कुछ में 10, कुछ में 15। आपको कंप्लीट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें वो चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है जहां से प्रश्न पुटअप किया जाता है, क्योंकि विषय वस्तु बहुत सारी हो जाती है, हर चीज़ को देखना आवश्यक नहीं है। याद रखना, यहाँ समझना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आत्मनिष्ठ और दूसरा क्या है? वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव, जहां मेरा व्यवहार, जहां मैं अपना मूल्यांकन खुद करूंगा, जहां मेरा दृष्टिकोण प्रभावी रहेगा, वो आत्मनिष्ठता है। ये वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, ये वैज्ञानिक नहीं हो सकती, विश्वसनीय नहीं हो सकती, इनके निष्कर्ष वेद नहीं हो सकते। और वस्तुनिष्ठ वहां है जब कोई दूसरा आपका ऑब्जर्वेशन करता है, दूसरा आपके व्यवहार का किसी भी प्रकार से निर्धारण करता है, वो ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं, ठीक है। आत्मनिष्ठ विधियों में ज्यादा कुछ नहीं है। आत्मनिष्ठ में दो ही विधियां आती हैं, एक तो आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोडक्शन, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन लिख दो, सेल्फ आत्मनिरीक्षण बोल दो, अंतर्निरीक्षण बोल दो, ठीक है ना, एक ही बात है, अंतर्निरीक्षण बोल दो। और एक आती है गाथा वर्णन विधि। कौन सी आती है? गाथा वर्णन विधि। ये दो विधियां आती हैं। नॉर्मली यहां से एक पे प्रश्न पूछा गया है आत्मनिरीक्षण के ऊपर, गाथा वर्णन पे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि गाथा वर्णन विधि कौन से प्रकार की विधियों में आती है? आत्मनिष्ठ विधि में आती है। अब हल्का सा अर्थ समझिएगा। आत्मनिरीक्षण, अंतर्निरीक्षण का मतलब क्या है? सेल्फ इंट्रोडक्शन, मैं अपना खुद का निरीक्षण कर रहा हूं, ये आत्मनिरीक्षण है। मैं कहूं कि आप अपना ऑब्जर्वेशन करके बताइए, तो आप कैसा बताएंगे कि साहब मैं बहुत बढ़िया विद्यार्थी हूं, मैं बहुत पढ़ाई करता हूं, लेकिन हर बार रह जाता हूं, कमी मेरी नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की। आप अपना बेटर बता दोगे। आप ये नहीं बताओगे कि आपकी कमियां कहां रही, या आप ये नहीं बताओगे कि टाइम मैनेजमेंट मेरी कमजोरी थी, आप ये नहीं बताओगे कि मेरा अटेंशन पावर कमजोर था, आप ये नहीं बताओगे कि मैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता था। आप अपनी कमियों को छुपा दोगे। इसलिए ये विधि अच्छी नहीं मानी जाती है। हाँ, लेकिन इस पे एग्जाम पे प्रश्न क्या आ सकता है? अर्थ तो ये हो गया मेरे द्वारा मेरा ही निरीक्षण आत्मनिरीक्षण है, लेकिन प्रश्न क्या आ सकता है? प्रश्न ये आ सकता है ये पहली विधि है, ये प्राचीन विधि है, ये सरल विधि है, कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। कमियां क्या है? वैज्ञानिक नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, निष्कर्ष वेद नहीं होते। ये नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज की बात है, मतलब रटने की आवश्यकता नहीं है, बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं, बट अर्थ समझ लो क्या है। इसका प्रयोग जो किया था वो संरचनावादियों ने किया है। किसने किया है? संरचनावादी। अब संरचनावादी कौन है? ये मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय था संरचनावादी, और इसमें कौन आते हैं? विलियम वुंट और टिचनर। कौन आते हैं साहब? विलियम वुंट और टिचनर आते हैं। इन्होंने मनोविज्ञान की सबसे बेस्ट विधि इसको बताया था। तो 2-3 प्रश्न बनते हैं। मनोविज्ञान की प्राचीन विधि सेल्फ इंट्रोडक्शन है, किसने प्रतिपादन किया? संरचनावादियों ने। संरचनावादी कौन है? विलियम वुंट और टिचनर है। यह प्राचीन विधि है, मौलिक विधि मानी जाती है, सरल है, लेकिन इसका प्रयोग वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिकता के हिसाब से सही नहीं है। गाथा वर्णन विधि क्या होती है? कुछ निर्धारित बिंदुओं के आधार पर जब आपके व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है तो वो गाथा वर्णन विधि कहलाती है। ऑटोबायोग्राफी लिखना एक प्रकार से, कि मैंने आपको कुछ निर्धारित बिंदु दे दी और इसके आधार पे आपको अपनी कथा लिखनी है, ये गाथा वर्णन विधि है। इन दोनों की कमी है कि इनमें वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिकता नहीं पाई जाती, इनके निष्कर्ष वेद हों आवश्यक नहीं है। बस इतना सा समझना है। तो लिखेंगे थोड़ा सा लिख लें। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। वैसे मैंने किताब में समीपवर्ती, दूरवर्ती ऐसे भी नाम लिख रखे हैं, उनमें उलझना मत आप, ठीक है। समीपवर्ती में आती हैं दोनों विधियां। किस में आती हैं? ये दोनों समीपवर्ती हैं, खुद का अपना निरीक्षण करना है।
और दूरवर्ती विधि का मतलब होता है जब दूसरा आपका करता है, जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड है उसमें दूरवर्ती हो जाएगी, जहां आपके जीवन से सीधा संबंध हो, प्रत्यक्ष संबंध हो, वहां समीपवर्ती विधियां होती हैं। तो लिख लें आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां, हेडलाइन डाल लें आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। और उसमें आत्मनिष्ठ में पहली विधि डाल लो आप, आत्मनिष्ठ में पहली विधि डाल लो स्वयं का स्वयं द्वारा मूल्यांकन करना। अर्थ क्या है? स्वयं का स्वयं द्वारा मूल्यांकन करना, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, सब्जेक्टिव मेथड से आत्मनिष्ठ का मतलब स्वयं के द्वारा स्वयं का मूल्यांकन करना। इसका उल्लेख संरचनावादियों ने किया है, 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 इसका उल्लेख संरचनावादियों ने किया है। यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन पहली विधि मानी जाती है, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन सरल विधि मानी जाती है, यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन व सरल विधि मानी जाती है, यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन व सरल विधि है। सबसे प्राचीन भी है ये और सरल भी है, याद रखना, ठीक है ना। उल्लेख किसने किया? विलियम मू टिचनर ने किया है और इसको मनोविज्ञान की प्रमुख विधि बताया था, याद रखना। संरचनावादियों ने इसका क्या किया है? उल्लेख किया है, संरचनावादियों ने इसका उल्लेख किया है। जुखाम का शराज, आत्मनिरीक्षण अंतर्निरीक्षण, संरचनावादियों ने इसका उल्लेख किया है, विलियम मूट और टिचनर ने इसका प्रतिपादन किया है, मनोविज्ञान की सबसे पहली और प्राचीन विधि मानी जाती है। मैंने कहा कि मैं अपना ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, यह आत्मनिरीक्षण है, इसलिए विलियम जेम्स ने इसकी आलोचना करते हुए एक स्टेटमेंट दिया था कि इसके द्वारा बालक के व्यवहार का निरीक्षण करना ठीक वैसा ही है जैसे कि अंधकार को जानने के लिए लाइट जला देना। भाई अंधकार को जानना है तो क्या करोगे आप? अंधकार को जाइए, फेस कीजिए, लेकिन आप अंधकार को देखने जा रहे हैं और आपने लाइट जला दी तो क्या अंधकार रहेगा? नहीं रहेगा। तो वही स्थिति है। तो ये आप अपना ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आपको अपने अंदर की कमियों को कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या डिफॉल्ट्स हैं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं? मैं अपना ऑब्जर्वेशन करूंगा तो मैं कहूंगा मेरे से कोई पढ़ा ही नहीं सकता, मैं तो सबसे बेस्ट हूं। वो तो आप बताओगे नहीं कि सर आप में क्या क्या कमियां हैं, ठीक है ना। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन एक साइंटिफिक मेथड नहीं है, एक ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है, इसमें पूर्वाग्रह प्रभावित रहता है, तो इसलिए अच्छी विधि नहीं मानी जाती। आपको इतना याद रखना एग्जाम के अकॉर्डिंग, आत्मनिरीक्षण आत्मनिष्ठ विधि में आती है, ठीक है। समीपस्थ विधि भी इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? समीपस्थ विधि भी इसको बोल सकते हैं। लिखो तो लिख लेना, इन दोनों को समीपस्थ बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। समीपस्थ विधि भी इसको बोल सकते हैं। और संरचनावादियों ने इनका उल्लेख किया है, विलियम मूट और टिचनर इसके प्रतिपादक हैं। प्राचीन सरल विधि है, ठीक है। और कमियां इसकी ये हैं कि इसमें वैज्ञानिकता नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी बुक्स है तो उसमें सब कुछ लिख रखा है। वैज्ञानिकता नहीं है, वस्तुनिष्ठता नहीं है, ठीक है। पूर्वाग्रह रहता है, इसमें क्या रहता है? पूर्वाग्रह रहता है। तो वैज्ञानिकता वस्तुनिष्ठता पूर्वाग्रह, वैज्ञानिकता वस्तुनिष्ठता का भाव पाया जाता है और पूर्वाग्रह इसमें पाया जाता है। तो ये विधि है आत्मनिष्ठ विधि में आत्मनिरीक्षण विधि, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। आत्मनिष्ठ में सिर्फ गाथा वर्णन पे तो प्रश्न बनता ही नहीं है, तो इनका थोड़ा सा याद रख लेना। आत्मनिरीक्षण क्या है? अपने द्वारा अपना ही निरीक्षण करना। संरचनावादियों ने उल्लेख किया है, विलियम मूट टिचनर प्रतिपादक हैं। समीपस्थ विधि भी इसको बोल सकते हैं, ये पहली और प्राचीन विधि बोली जाती है मनोविज्ञान की। वैज्ञानिकता का भाव है, वस्तुनिष्ठता का भाव है और इसमें पूर्वाग्रह पाया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। और एक और लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, विलियम जेम्स ने इसकी आलोचना की है। किसने आलोचना की है? विलियम जेम्स ने इसकी आलोचना की है। विलियम जेम्स ने इसकी क्या की है? आलोचना। विलियम जेम्स ने इसकी आलोचना की इस विधि की। उन्होंने कहा था कि इस विधि के द्वारा, क्या कहा था? इस विधि के द्वारा अध्ययन करना ठीक वैसा ही है जैसा कि अंधकार को जानने के लिए लाइट जला देना। इस विधि के द्वारा अध्ययन करना ठीक वैसा ही है जैसे अंधकार को जानने के लिए लाइट जला देना। तो ये पहली विधि है जिसके बारे में हल्का सा आपको जानना है, ठीक है। गाथा वर्णन विधि जो सेकंड नंबर पे आत्मनिष्ठ में, इसके बारे में कुछ नहीं लिखना, एक छोटी सी लाइन लिख लो गाथा वर्णन में कि कुछ निर्धारित बिंदुओं के आधार पे अपनी कथा को लिखना होता है। बस आत्मनिष्ठ है, आप तो ये नाम याद रखना, बाकी नहीं देखना है। गाथा वर्णन विधि में कुछ निर्धारित बिंदुओं के आधार पे अपनी कहानी को लिखना होता है। तो सिर्फ ये दो विधियां लिख लें। कुछ निर्धारित बिंदुओं के आधार पे अपनी कहानी को लिखना होता है, कुछ निर्धारित बिंदुओं के आधार पे अपनी कहानी को लिखना होता है, ठीक है।
तो आत्मनिष्ठ में केवल दो ही विधियां हैं, आत्मनिरीक्षण और गाथा वर्णन विधि। सिर्फ नाम भी देख जाओगे तो बहुत है। बाकी आत्मनिरीक्षण में 3-4 बातें मैंने बता दी, उनको देख लेना, बाकी कुछ नहीं देखना आपको, ठीक है। अब अपन वस्तुनिष्ठ विधियों की बात करेंगे। वस्तुनिष्ठ विधियां थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मेथड, ठीक है, इनमें कौन कौन सी विधियां आती हैं? इनमें एक तो आती है प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण विधि। वैसे तो अधिगम में इस शब्द का प्रयोग करने वाले अल्बर्ट बांडुरा थे, और वैसे इस विधि के जो हैं वो वाटसन। कौन है? वाटसन। ऑब्जर्वेशनल मेथड, बहिर्दर्शन भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बहिर्दर्शन भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, निरीक्षण भी बोल सकते हैं। और वाटसन क्या है? इसके प्रतिपादक है। तो ये याद रखना, वाटसन इसके प्रतिपादक है, प्रेक्षण, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। और वैसे बांडुरा ने इसका समर्थन किया था। बांडुरा ने अपने सिद्धांत में इसी का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? अल्बर्ट बांडुरा ने किसका प्रयोग किया है? इसी का प्रयोग किया है, याद रखना। तो ये याद रखना, वाटसन स्पेशली इसके प्रतिपादक है। क्या है प्रेक्षण विधि, क्या है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, इसको समझना है आपको। वस्तुनिष्ठ विधि में प्रेक्षण, निरीक्षण, वाटसन, ठीक है। और वैसे बांडुरा ने, तो ये वस्तुनिष्ठ में मानी जाती है। मैं आपके व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करूं और फिर मैं अनुमान लगाऊं कि आप कैसे हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशनल मेथड होगा। तो प्रेक्षण निरीक्षण के ऊपर प्रश्न जो बन सकता है वो क्या बन सकता है? एक तो इसके प्रकार पे प्रश्न पूछा गया है, ये वस्तुनिष्ठ विधि में शामिल है। मैं आपके व्यवहार का निरीक्षण करके और फिर आपके व्यक्तित्व के बारे में जो बातें बताऊंगा, ऑब्जर्वेशनल मेथड है, ठीक है। इसके 3 प्रकार होते हैं, सहभागी, स्वाभाविक निरीक्षण, सहभागी निरीक्षण, स्वाभाविक निरीक्षण, सहभागी निरीक्षण और असहभागी निरीक्षण। स्वाभाविक, सहभागी और असहभागी, ये 3 प्रकार हैं इसके, याद रखना। ये थोड़ा सा समझना है इसको। देखिए, प्रेक्षण निरीक्षण के प्रतिपादक वाटसन हो गए। अधिगम में जब प्रेक्षण शब्द आएगा तो दिमाग में कौन आएगा? अल्बर्ट बांडुरा आएगा, याद रखना है आपको। यहां थोड़ा सा समझना, नेचुरल क्या है, पार्टिसिपेंट क्या है, नॉन पार्टिसिपेंट क्या है, ठीक है। स्वाभाविक सबसे अच्छी प्रकार होता है निरीक्षण विधि का, कि जब आपको यह नहीं पता कि मैं आपका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, ठीक है ना, आपको आइडिया नहीं लग रहा कि मुझे सर देख रहे हैं क्या और मैं आपको देख रहा हूं, ये स्वाभाविक निरीक्षण है। क्योंकि जब आपको पता नहीं होगा तो आप अपने नेचुरल स्थिति में रहेंगे, तो जो डाटा मेरे पास आएगा ओरिजिनल आएगा। सहभागी का मतलब है कि मैं आपके साथ मिलकर आपके साथ काम कर रहा हूं, फिर आपका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कैसे पढ़ रहे हो। और असहभागी मतलब है कि मैं दूर से आपके साथ काम नहीं कर रहा हूं, बस आपको देख रहा हूं बैठा बैठा, ये असहभागी निरीक्षण है। तो जैसे एंटिटी एग्जाम में प्रश्न आ गया कि एक पिक्चर है मैं हूं ना में, फिल्म अभिनेता अपने भाई के साथ मिलकर उसके कार्यों का निरीक्षण करता है, ये निरीक्षण की कौन सी विधि है? तो ये सहभागी हो गई, पार्टिसिपेंट होगी। और नॉन पार्टिसिपेंट में क्या है? नॉन पार्टिसिपेंट का मतलब यह है कि जहां आप उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं, बट उसको पता है कि आप उसे देख रहे हैं। और स्वाभाविक का मतलब क्या है? जब उसको आइडिया नहीं है कि आप उसे देख रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है, ये सबसे बेस्ट स्थिति है। तो निरीक्षण के 3 प्रकार हैं, स्वाभाविक, सहभागी और असहभागी। लिखो आप थोड़ा सा इसके बारे में। परीक्षण निरीक्षण विधि, अवलोकन विधि भी कह सकते हैं, वाटसन इसके प्रतिपादक हैं, और वैसे बांडुरा ने भी इसका उल्लेख किया है। 3 प्रकार हैं, स्वाभाविक, नेचुरल, वास्तविक स्थिति में निरीक्षण लिख लें। स्वाभाविक प्रेक्षण, वास्तविक स्थिति में निरीक्षण, सहभागी पार्टिसिपेंट सदस्य बनकर साथ रहकर निरीक्षण, और असहभागी बिना साथ रहकर दूर से निरीक्षण। बिना साथ रहकर दूर से निरीक्षण, बिना साथ रहकर दूर से निरीक्षण, बिना साथ रहकर दूर से निरीक्षण। समझ में आ गया? स्वाभाविक नेचुरल है, वास्तविक स्थिति में, मतलब एक प्रकार से क्या हो गया, आपको पता ही नहीं है और फिर आपका, तो ये रियल में होता है वास्तविक स्थिति निरीक्षण। ये साथ मिलकर होता है, ये मैं आपके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, फिर आपका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। और असहभागी का मतलब है मैं साथ काम नहीं कर रहा हूँ, बस आपको देख रहा हूँ, आपको ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ आप साथ मिलकर काम नहीं करते हैं, ठीक है ना, वैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये याद रखना, इन तीनों को याद रखना, नाम नाम। बाकी अर्थ तो मैं बोल रहा हूँ तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, हर चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोड वर्ड में लिखो। प्रेक्षण, निरीक्षण, वाटसन, स्वाभाविक, सहभागी और असहभागी, ठीक है। इसके अलावा 2 प्रकारों की चर्चा और भी होती है। एक औपचारिक प्रकार होता है, औपचारिक ऑब्जर्वेशन, और एक होता है अनौपचारिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। ये भी एक ही बात है, मूल प्रकार वही है, एग्जाम में आएंगे वो 3 इन्हीं पे पूछता है, याद रखना। औपचारिक का मतलब है निर्धारित समय और स्थान पे होने वाला निरीक्षण, कि जिसका समय व स्थान निर्धारित है, ठीक है ना, समय भी निर्धारित है और स्थान भी निर्धारित है। जहाँ थे बीएड एग्जाम के दौरान या बीएड के दौरान आप जो लेसन देते थे, तो टीचर, आपको पता होता था कि टीचर आएंगे 5 मिनट देखेंगे, उस समय अपने को बेस्ट रूप देना है, तो वो ऑब्जर्वेशन औपचारिक था,
वो आप बेवकूफ़ बना सकते थे टीचर को। ये औपचारिक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और अनौपचारिक का मतलब है जिसका समय स्थान निर्धारित नहीं होता है, ठीक है ना, कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ समय स्थान निर्धारित होता है और यहाँ समय स्थान निर्धारित नहीं होता, वो अनौपचारिक निरीक्षण होता है। तो लिखो, तो ये भी लिख लो, निरीक्षण के दो अन्य प्रकार भी हैं, औपचारिक व अनौपचारिक। निरीक्षण के दो अन्य प्रकार भी हैं, औपचारिक व अनौपचारिक। औपचारिक में समय स्थान निर्धारित होता है जबकि अनौपचारिक में समय स्थान निर्धारित नहीं होता। औपचारिक में समय व स्थान निर्धारित होता है जबकि अनौपचारिक में समय और स्थान निर्धारित नहीं होता। औपचारिक में समय व स्थान निर्धारित होता है जबकि अनौपचारिक में समय व स्थान निर्धारित नहीं होता। औपचारिक में समय व स्थान निर्धारित होता है जबकि अनौपचारिक में समय और स्थान निर्धारित नहीं होता। समय व स्थान निर्धारित होता है जबकि अनौपचारिक में समय और स्थान निर्धारित नहीं होता। समय व स्थान निर्धारित होता है जबकि अनौपचारिक में समय व स्थान निर्धारित नहीं होता। अनौपचारिक, औपचारिक। औपचारिक में समय स्थान निर्धारित है, अनौपचारिक में कोई समय स्थान निर्धारित नहीं। याद रखना, समझ में आ गया। परीक्षण निरीक्षण विधि, वाटसन बांडुरा ने भी इसका समर्थन किया है। 3 प्रकार है। स्वाभाविक मतलब जब आपको पता नहीं चलता आपका ऑब्जर्वेशन हो रहा है। सहभागी, मैं आपके साथ मिलकर आपका कार्य का निरीक्षण कर रहा हूँ। असहभागी, जब मैं आपके साथ काम नहीं कर रहा हूँ, फिर निरीक्षण कर रहा हूँ। अन्य प्रकार औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक में क्या है, समय व स्थान निर्धारित होता है, जैसे आपका स्कूल कॉलेज एजुकेशन में था कि आपके चेक किया जा रहा है। अनौपचारिक में कोई समय स्थान निर्धारित नहीं है, ठीक है। एक अंतिम बिंदु लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं, यह विधि छोटे बालक, जानवर और पागलों के अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लिख लो, नोट डाल के नोट, यह विधि छोटे बालक, जानवर, यह विधि छोटे बालक, जानवर व पागलों का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यह विधि छोटे बालक, जानवर व पागलों का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यह विधि छोटे बालक, जानवर और पागलों का अध्ययन करने के लिए, ठीक है ना। छोटे बालक का अध्ययन करना हो, जानवर का अध्ययन करना हो, क्योंकि उनको अपन दूर से देख के कर सकते हैं, जानवर और पागल। पागल को आप साथ नहीं, आप ऑब्जर्वेशन करके पता लगा सकते हो ये पागल है कि नहीं है। तो छोटे बालक, जानवर और पागलों का अध्ययन करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। छोटे बालक, जानवर और पागल, ठीक है। तो ये क्लियर है निरीक्षण विधि। अगली विधि की चर्चा करेंगे अपन, ऑब्जर्वेशनल मेथड। प्रयोगात्मक विधि इंपॉर्टेंट है। प्रयोगात्मक विधि इंपॉर्टेंट है, स्टार दे लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। प्रयोगात्मक विधि इंपॉर्टेंट है, स्टार दे लेना, मतलब प्रश्न आने की संभावना है। प्रयोगात्मक विधि का जो उल्लेख किया है वो विलियम वुंट ने किया है। किसने किया है? विलियम वुंट ने, क्योंकि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट ने। वैसे मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाने का योगदान संरचनावादियों को माना जाता है। किसका माना जाता है? संरचनावादियों का, ठीक है ना। मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक स्वरूप किसने बनाया था? संरचनावादियों ने। संरचनावादियों ने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया था। तो प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक विलियम वुंट है। प्रयोगात्मक विधि एक वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ विधि मानी जाती है, ठीक है ना। ये निरीक्षण और प्रयोगात्मक दोनों को ही एक प्रकार से दूरवर्ती विधि में शामिल किया जाता है। किसमें शामिल किया जाता है? दूरवर्ती विधि में, ठीक है ना। प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंट प्रतिपादक हैं, मतलब निर्धारित परिस्थितियों में। कौन सी परिस्थितियों में? निर्धारित परिस्थितियों में, लिख लें, निर्धारित परिस्थितियों में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंधों का अध्ययन, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंधों का अध्ययन, मध्य संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन। निर्धारित परिस्थितियों में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो विधि कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि है। किसने दिया है? विलियम वुंट ने। निर्धारित परिस्थिति है, ठीक है, कृत्रिम परिस्थिति मान लो, निर्धारित परिस्थिति मान लो, उसमें अपन किसके मध्य संबंधों का अध्ययन करेंगे? उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंधों का जो अध्ययन होता है वो प्रयोगात्मक विधि होती है, ठीक है। एक तो ये बात याद रखना, एग्जाम में आई हुई है। प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किससे होता है? याद रखना, समस्या से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? समस्या से। ये एग्जाम में आया हुआ है। और इसमें 3 चरों का स्पेशली अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कौन से चर? स्वतंत्र चर, जैविक चर और आश्रित चर। इन 3 चरों के मध्य अध्ययन किया जाता है। स्वतंत्र चर का मतलब होगा जैसे अनुदेशन है, मैं पढ़ा रहा हूं, ये स्वतंत्र चर है। विषय है, ये स्वतंत्र चर है। जैविक चर में जैसे चालक आ गया, ठीक है, प्रनोद आ गया, ठीक है ना, प्रोत्साहन आ गया, ठीक है। आश्रित चर में, इस जैविक चर में वातावरण भी आ जाता है, ठीक है ना। वातावरण तो उसमें स्वतंत्र में आएगा। खैर, आश्रित चर जिस पे प्रभाव पड़ता है, जैसे आप हैं,
आप पे प्रभाव पड़ता है, मैं आपका अध्ययन कर रहा हूं। तो ये 3 चरों का अध्ययन किया जाता है। तो ये 3 बातें हैं इसमें जो एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखनी है। प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट हैं। इसमें क्या होता है? पूर्व निर्धारित परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन या उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसका प्रारंभ किससे होता है? समस्या से इस विधि का प्रारंभ होता है। और इसमें 3 चरों का अध्ययन किया जाता है, स्वतंत्र चर, जैविक चर और आश्रित चर। तो ये थोड़ा सा लिखना इंपॉर्टेंट है। प्रयोगात्मक विधि प्रतिपादक विलियम वुंट हैं। पूर्व निर्धारित दशाओं में, पूर्व निर्धारित परिस्थिति में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंधों का अध्ययन। पूर्व निर्धारित परिस्थितियों में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य समस्या का अध्ययन। पूर्व निर्धारित परिस्थितियों में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंधों का अध्ययन। पूर्व निर्धारित परिस्थितियों में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंधों का अध्ययन। कौन सी विधि में? प्रयोगात्मक विधि में। याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। पूर्व निर्धारित परिस्थिति में उद्दीपक अनुक्रिया, पूर्व निर्धारित है, याद रखना, ठीक है ना। पूर्व निर्धारित परिस्थिति में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध। उद्दीपक जानते हैं जिसको देखकर हम कार्य करते हैं, और कार्य जो करते हैं वो क्या है? अनुक्रिया। इन दोनों के मध्य संबंधों का अध्ययन यानी बालक के व्यवहार का अध्ययन इसी संदर्भ में किया जाता है। समस्या से प्रारंभ होगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किससे होता है? प्रॉब्लम। बिना प्रॉब्लम के प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसमें 3 चर हैं, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर में जैसे अनुदेशन में पढ़ा रहा हूं, विषय आ गया, ठीक है ना, वातावरण आ गया, ये सब किस में आता है? स्वतंत्र चर में, ठीक है ना। जो दूसरों को प्रभावित करता है वो स्वतंत्र चर है। तो मैं पढ़ा रहा हूं, अनुदेशन मेरा आपको प्रभावित करेगा, विषय मेरा आपको प्रभावित करेगा, और वातावरण मेरा प्रभावित करेगा। जैविक चर में कौन है? चालक, प्रणोद, प्रोत्साहन और आदतें। ये सब कौन सा चर है? जैविक चर है। चालक, प्रणोद, प्रोत्साहन, आदतें। और आश्रित चर कौन है? जिन पे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो आश्रित चर। तो स्वतंत्र चर, जैविक चर और आश्रित चर, ये 3 चरों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। समस्या से प्रारंभ है, स्वतंत्र चर, जैविक चर, आश्रित चर का अध्ययन। ये विधि प्रयोगात्मक विलियम वुंट, वस्तुनिष्ठ विधि है, वैज्ञानिक विधि है, कार्यकांड संबंधों की स्थापना करने वाली विधि है, भविष्यवाणी कर सकती है, मतलब एक बेस्ट विधि है, ये मान लो। बट एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको इतना ही देख के जाना है। प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंट, पूर्व निर्धारित परिस्थिति में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंधों का अध्ययन। समस्या से प्रारंभ होता है, 3 चरों का अध्ययन, स्वतंत्र चर, जैविक चर, आश्रित चर, ठीक है। कौन से क्या होते हैं लिख लो, थोड़ा सा स्पीडली लिख लिया, बहुत टाइम लग जाता है एक विधि में। स्वतंत्र चर में वातावरण आ गया, अनुदेशन आ गया, विषय आ गया। जैविक चर में आदत आ गया, चालक आ गया, प्रोत्साहन आ गया, व्यक्तिगत भिन्नताएं भी शामिल कर सकते हो। और आश्रित चर में विद्यार्थी आ गया। आश्रित चर में क्या आ गया? विद्यार्थी आ गया, विद्यार्थी आ गया। तो ये विश्वसनीय विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, वैज्ञानिक विधि है, भविष्यवाणी करने में, कार्यकांड संबंध स्थापित करने में, ठीक है ना। बस प्रॉब्लम इसकी एक ही है कि समय बहुत लगता है और प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। समय बहुत लगता है और प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, ये इसकी प्रॉब्लम है। लिख लिया हो गया? समय बहुत लगता है और प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, इसकी कमियां यही हैं। बाकी सब पॉजिटिव, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, कार्यकांड संबंधों की स्थापना, भविष्यवाणी करने में, हर चीज़ में बढ़िया है। बस एक ही चीज़ है, समय ज़्यादा लगेगा और प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, ये इसकी प्रॉब्लम्स है। अगली विधि व्यक्ति इतिहास, केस स्टडी विधि। व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी विधि, केस स्टडी, ठीक है। इसको आप जीवन इतिहास भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है भी। जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि। इसको आप निदानात्मक विधि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको आप? निदानात्मक विधि बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्यक्ति इतिहास, जीवन इतिहास, केस स्टडी, इसको क्या बोल सकते हैं? निदानात्मक विधि बोल सकते हैं। प्रतिपादक जो थे वो टाइडमैन है। कौन है? टाइडमैन। 1787 में टाइडमैन ने इसका प्रतिपादन किया था। और वैसे सोशल साइंस में फ्रेडरिक लिपले ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक लिपले ने सोशल साइंस में इसका प्रयोग किया था, ठीक है ना। लेकिन आपको टाइडमैन याद रखना, फ्रेडरिक लिपले ने सोशल साइंस में किया था, ठीक है। व्यक्ति इतिहास, जीवन इतिहास, निदानात्मक विधि है, टाइडमैन इसके प्रतिपादक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है केस स्टडी। और बीएड ओरिजिनल की होती तो आपको ये पता होता। मतलब कि मुझे विशिष्ट बच्चे का अध्ययन करना, विशिष्ट का मतलब समस्याग्रस्त बालक, प्रतिभाशाली बालक, बाल अपराधी बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, ऐसे जितने भी विशिष्ट बालक होते हैं, इनका अध्ययन करने के लिए मुझे इस विधि का प्रयोग करना होता है। और इस विधि में बच्चे के जन्म से लेकर वर्तमान काल तक के इतिहास का गहन अध्ययन, कौन सा अध्ययन? गहन अध्ययन। ये शब्द याद रखना, एग्जाम में आया हुआ है। गहन अध्ययन करने के लिए कौन सी उपयोगी है? उसका व्यवहार कैसा रहा है,
उस बच्चे का एटीट्यूड क्या रहा है, उस बच्चे की रुचि क्या रही है, उस बच्चे के प्रति घर वालों का दृष्टिकोण क्या है, टीचर का दृष्टिकोण क्या है, दोस्तों का दृष्टिकोण क्या है, किन गतिविधियों में भाग लेता था, इसका पूरा विवरण मैं एक प्रपत्र में तैयार करूंगा। और उस पूरा विवरण एक प्रपत्र में तैयार करने के बाद पता लगाऊंगा कि बच्चे के व्यवहार में कहां तक प्रॉब्लम है और कैसे सुधारा जा सकता है। तो ये बच्चे के व्यवहार को सुधारने का एक बहुत इंपॉर्टेंट विधि है और इसको रिमीडियल विधि भी बोला जाता है। और इसमें बच्चे के इतिहास का गहन अध्ययन किया जाता है। 3 शब्द याद रखना, गहन अध्ययन किया जाता है, निदानात्मक विधि है और किन बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं। बस ये 3 प्रश्न याद रख लो, यहां से प्रश्न आ जाएगा, लिख लो। व्यक्ति इतिहास, केस स्टडी, जीवन इतिहास, निदानात्मक विधि भी इसको बोलते हैं। टाइडमैन 1787 में इसका प्रतिपादन किया था और फ्रेडरिक लिपले ने 1829 में किया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है आप याद रखें। फ्रेडरिक लिपले 1829, आप तो टाइडमैन याद रखना, 1787 याद रखना। व्यक्ति इतिहास लिख लो, फ्रेडरिक लिपले ने 1829, वैसे प्रतिपादक कौन है, टाइडमैन। केस स्टडी मेथड, ठीक है, लिख लो। इस विधि में विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक का मतलब क्या है, जैसे प्रतिभाशाली, समस्यात्मक, इस विधि में विशिष्ट बालक ब्रैकेट में लिख लो, प्रतिभाशाली, समस्यात्मक, मंदबुद्धि, पिछड़े, कुसमायोजित, 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 पिछड़े, प्रतिभाशाली, समस्यात्मक, कुसमायोजित, मंदबुद्धि इत्यादि बालकों के भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक के इतिहास का, भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक के इतिहास का गहन अध्ययन किया जाता है। भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक के इतिहास का कौन सा अध्ययन किया जाता है, गहन अध्ययन, एक एक चीज, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब 3 प्रश्न बताए मैंने, प्रतिपादक, व्यक्ति इतिहास, केस स्टडी मेथड, टाइडमैन, वैसे सोशल साइंस ऑफ फ्रेडरिक लिपले ने किया है। इस विधि में अपन क्या करते हैं, बच्चा कैसा था, क्या सोचता था, बच्चे का व्यवहार कैसा था, रुचियां कैसी थी, किन गतिविधियों में भाग लेता था, माता पिता क्या सोचते हैं, दोस्त क्या सोचते हैं, एक एक चीज को अपन एकत्रित करेंगे बच्चे के बारे में और उस डाटा के आधार पे अपन उसका उपचार करेंगे। ये केस स्टडी मेथड होती है। तो भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक के इतिहास का गहन अध्ययन किया जाता है। ये निदानात्मक विधि है, विशिष्ट बालकों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये पूरा आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट विधि, याद रखना, ठीक है। आगे अपन चर्चा कर रहे हैं व्यक्ति इतिहास के बाद केस स्टडी। सिंपल ये बातें लिख ली होंगी आपने। ये यदि आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी तेज, क्योंकि इतना धीरे चलूंगा तो पता नहीं बहुत टाइम लग जाएगा, तो थोड़ी सी तो मीडियम तो रखनी पड़ेगी ना, तो थोड़ा सा रोक के लिख लिया करो। बट किताब में ये सब चीज़ें दे रखी हैं, वैसे मैं आपको वही लिखा रहा हूँ जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जानना है। प्रश्नावली विधि, अगली विधि है प्रश्नावली। अब प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली के ऊपर 1-2 प्रश्न पूछे गए, प्रश्नावली, ठीक है। प्रश्नावली विधि के वैसे प्रतिपादक तो सुकरात थे। कौन थे, सुकरात। और वैसे साइकोलॉजी में इसका प्रयोग वुडवर्थ ने किया था। किसने किया था, पहली प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने किया है। तो वैसे आदि प्रतिपादक यदि सुकरात ऑप्शन में हो तो सुकरात ही करना है, और सुकरात ऑप्शन में नहीं है तो वुडवर्थ कर देना, याद रखना, ठीक है। ये एक प्रश्नों की श्रृंखला होती है जो आपके सामने रखी जाती है और आप इसके उत्तर देते हो, और उन दिए गए उत्तरों के आधार पर आपके व्यवहार का मूल्यांकन किया जाएगा। वो प्रश्नावली विधि है कि मैंने आपके सामने एक प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की, आपने उनके आंसर दिए, उसके आधार पर आपके व्यवहार का मूल्यांकन किया जाएगा, प्रश्नावली विधि है, ठीक है। तो वुडवर्थ ने पहली बार मनोविज्ञान में इसका निर्माण किया था 1918 में, ठीक है। इसलिए इनको मनोविज्ञान में इसका प्रयोग का श्रेय जाता है वुडवर्थ को। वैसे सुकरात है, याद रखना, ठीक है। प्रश्नावली के 4 प्रकार होते हैं, खुली प्रश्नावली, या इसको आप मुक्त कह सकते हैं, लिख लें मेरे साथ, ठीक है। दूसरी बंद प्रश्नावली, तीसरी चित्रित प्रश्नावली, और चौथी मिश्रित प्रश्नावली, ठीक है। प्रश्नावली के प्रतिपादक सुकरात हैं। मनोविज्ञान में सबसे पहले प्रयोग वुडवर्थ ने 1918 में किया। खुली मुक्त प्रश्नावली होती है, बंद होती है, चित्रित होती है, मिश्रित होती है। खुली का मतलब जहां आप खुल के कुछ भी लिख सकते हो। आपको कहा कि साहब धीर सिंह सर के बारे में राय दो, तो उसे चार्ट बॉक्स में कुछ भी लिख दो, उल्टो खराब जो भी था मन में वो लिख दो, बड़ास निकाल दो थारी। खुली प्रश्नावली कि सर तो ऐसे हैं, कभी कभार वीडियो डालते हैं तो आपने लिख दिया कुछ भी अच्छा बुरा, ये खुली प्रश्नावली है। और बंद का मतलब आपको हाँ ना में उत्तर देना है। धीर सिंह सर अच्छा पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते हैं, यस या नो। आप अपनी राय नहीं दे सकते क्यों अच्छा पढ़ाते हैं और क्यों खराब पढ़ाते हैं, सिर्फ हाँ ना में जवाब देना है। ये प्रतिबंधित प्रश्नावली। चित्रित प्रश्नावली का मतलब मैं आपके सामने 4 आकृतियां रख दूं कि भाई इन 4 आकृतियों में से सही आकृति कौन सी है, वो चित्रित प्रश्नावली है। और मिश्रित प्रश्नावली का मतलब है जिसमें तीनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे, वो मिश्रित प्रश्नावली होगी। समझ में आ गई।
खुली में खुल के राय दे दो। मुक्त प्रश्नावली क्रिएटिविटी के लिए बड़ी उपयोगी होती है। बंद प्रश्नावली जहाँ हाँ ना में जवाब देना है। चित्रित में चित्र होते हैं और मिश्रित में तीनों प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो लिख लें, थोड़ा सा लिखो तो। प्रश्नावली सुकरात, वैसे वुडवर्थ ने 1918 में इसका प्रयोग किया। वुडवर्थ ने 1918 में प्रयोग किया है। वुडवर्थ ने 1918 में प्रयोग किया है। ठीक है, प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है और इसमें अपन इसके सारे उत्तर देते हैं, विद्यार्थी स्वयं भरते हैं। ठीक है ना, गुड व हार्ट के अनुसार कहा था कि प्रश्न स्वयं भरते हैं। खुली प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। नाम लिख लो, फिर समझ में आ जाएगा। खुली जहां अपन अपनी राय दे सकते हैं खुल के। बंद के अंतर्गत हाँ ना में जवाब देना होता है। चित्रित में चित्र होते हैं और मिश्रित में चारों टाइप के प्रश्न होते हैं। ठीक है ना, ये रिक्त स्थान वाले खुद भी लिख दो। ये हाँ ना, इसमें चित्र आकृतियां होती हैं और इसमें तीनों प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो ये प्रश्नावली विधि है। ये प्रश्नावली विधि, सुकरात, वुडवर्थ, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली, याद रखना इसको। ठीक है, ये चार प्रकार, खुली, बंद, चित्रित और मिश्रित। इजी सा है, कुछ भी नहीं है ना। नेक्स्ट, मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण ये इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषण के प्रतिपादक कौन है आपको पता है सबको? फ्राइड है। कौन है? फ्राइड। ठीक है, ये स्पेशली आपके अचेतन मन का अध्ययन करती है। कौन से मन का अध्ययन करती है? अचेतन मन का अध्ययन करती है। ठीक है, और मानसिक रोग, जितने भी मानसिक रोग हैं उनके अध्ययन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। याद रखना, मानसिक रोगों के अध्ययन के लिए उपयुक्त मानी जाती है मनोविश्लेषण। सिगमंड फ्राइड। ये मन तो तीनों ही बताती है, चेतन, अर्चेतन, अचेतन, लेकिन किसका स्पेशल अध्ययन करती है? अचेतन का। और इसके मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, स्वतंत्र साहचर्य विधि, स्वतंत्र साहचर्य विधि और स्वपन विश्लेषण विधि। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं, स्वतंत्र साहचर्य और स्वपन विश्लेषण। ठीक है ना, और आजकल एक नया प्रकार और उभर रहा है। मुख्य प्रकार पूछे तो दो ही बताने हैं। ठीक है, एक प्रकार और भी है इसका, तीसरा शब्दों को मिलाने की विधि। शब्दों को मिलाने की विधि, शब्दों को मिलाने की विधि। ठीक है ना, वाक्य पूर्ति परीक्षण एक प्रकार से हो सकता है। ये देखना, मनोविश्लेषण फ्राइड हो गया, अचेतन मन का अध्ययन करती है, मानसिक रोगों का अध्ययन करती है विधि। इसके दो प्रकार हैं, स्वतंत्र साहचर्य और स्वपन विश्लेषण। ठीक है, स्वतंत्र साहचर्य का मतलब क्या हो गया? मतलब फ्रीडम एसोसिएट मेथड। फ्रीडम एसोसिएट का मतलब क्या है? स्वतंत्र साहचर्य का मतलब है कि इस विधि में मान लीजिए आप कोई गलत काम कर दिया, आपने झूठ कोई चीज छुपा रहे हो, तो इसमें साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? स्वतंत्र साहचर्य में फ्रीडम एसोसिएशन का मतलब यह है कि मैं आपको अपने पास बुलाऊंगा और यहाँ स्टूडियो रूम में बैठा दिया। बैठाने के बाद मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, अब आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है ना, मैं आपका ऐसा ध्यान डाइवर्ट करूंगा कि जो चीजें छुपाना चाहते हो सब चीजें आप बता दोगे। ये स्वतंत्र साहचर्य है। ठीक है ना, मतलब जो चीजें बताना नहीं चाहते थे वो सब बता दोगे। मतलब इन्वायरमेंट में ऐसा क्रिएट कर दूंगा, आपको बातों में ध्यान आपका सीधा अचेतन या अचेतन में ले जाऊंगा। ये स्वतंत्र साहचर्य है। कई बार ना, पीने के बाद आदमी जो भी बोलता है सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, वो स्थिति है। यहाँ पिलाएंगे नहीं अपन, यहाँ बातों का माध्यम से अपन ऐसा वातावरण क्रिएट करेंगे कि आपका ध्यान हट जाएगा और आप वो बातें बताना शुरू कर दोगे। स्वपन विश्लेषण विधि क्या है? आपने रात को सपने किसके देखे? सपने आदमी हमेशा अपनी दमित इच्छाओं के देखता है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। तो उन दमित इच्छाओं का अपन पता लगाएंगे और आपके व्यवहार का उपचार करेंगे। तो आपके देखे गए सपनों के आधार पर आपका उपचार किया जाता है। ये स्वपन विश्लेषण है। और शब्दों को मिलाने की विधि में आपके सामने अधूरे वाक्य रखे जाते हैं जिसको आप पूरा करते हैं। वो क्या लिखते हो आप, उन शब्दों से किसको जोड़ते हो, उससे आपकी दमित इच्छाओं का पता लगाया जाता है। तो ये तीन तरीके हैं इस विधि के, आप नॉर्मली याद इतना ही रखना है। इसके प्रतिपादक ये हैं, स्वतंत्र साहचर्य और स्वपन विश्लेषण। स्वतंत्र साहचर्य में स्वतंत्र वातावरण में बैठा के आपके विचारों का पता लगाया जाता है। स्वपन विश्लेषण में आपके सपनों के आधार पर उपचार किया जाता है और इसमें अधूरे वाक्यों को पूरा करवाया जाता है या शब्दों को मिलाया जाता है। ठीक है ना, शब्द आपके सामने रखे जाते हैं, उन शब्दों को देखकर आप क्या बोलते हो, उन शब्दों को किससे जोड़ते हो, ये विधि। तो लिख लें थोड़ा सा। मनोविश्लेषण, सिगमंड फ्राइड। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, मानसिक रोगों तथा निर्देशन में उपयोगी है, मानसिक रोगों तथा निर्देशन में उपयोगी है, मानसिक रोगों तथा निर्देशन में उपयोगी, मानसिक रोगों तथा निर्देशन में उपयोगी, मानसिक रोगों तथा निर्देशन में उपयोगी। ठीक है, इसके तीन प्रकार हैं, स्वतंत्र साहचर्य, फ्रीडम एसोसिएशन कि एकदम खुले वातावरण में बैठा देंगे फिर उसका मापन करेंगे, स्वतंत्र साहचर्य एकदम खुले वातावरण, स्वपन विश्लेषण में सपनों के आधार पे, और तीसरी है शब्दों को मिलाने की विधि। तीसरी क्या है? शब्दों को मिलाने की विधि। बहुत ईजी सा है,
इसमें अपन खुले रूप से बैठा दिया, फिर उनका ध्यान अचेतन मन क्यों ले जाएंगे। स्वप्न विश्लेषण में आपने सपने कैसे देखे उसके आधार पे, और तीसरी शब्दों को मिलाने की विधि, इसमें आपके सामने शब्द रखे जाते हैं, उनसे आप कैसे शब्द जोड़ते हैं। ठीक है, तो मनोविश्लेषण इंपॉर्टेंट। आगे है समाजमिति विधि, सोशियोमेट्री, ये भी वस्तुनिष्ठ में आती है। समाजमिति, सोशियोमेट्री, समाजमिति के प्रतिपादक थे जेएल मोरेनो। कौन है? जेएल मोरेनो। ये भी आपके सेशनल वर्क में थी, यदि बीएड आपने ओरिजिनली की होती। तो सोशियोमेट्री का मतलब क्या है, समाजमिति सोशियोमेट्री क्या होती है? देखिए, सोशियोमेट्री का मतलब ये होता है कि, एक उदाहरण के रूप में बताऊं मैं, आपका एक क्लास है, आपका एक ग्रुप है, और मुझे इस ग्रुप का अध्ययन करना है। मुझे पता लगाना है कि सबसे बढ़िया व्यक्तित्व कौन है और सबसे खराब व्यक्तित्व कौन है। तो मुझे ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, तो मैं सोशियोमेट्री का प्रयोग करूंगा। सोशियोमेट्री का प्रयोग कैसे करूंगा? मैं उस क्लास में जाऊंगा और बच्चों को कहूंगा, बच्चों आज एक काम करना है, हम घूमने जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब मूवी देखने जा रहे हैं तो आपको एक काम करना है, कागज लेना है और कागज पे 3 नाम लिखने हैं। कौन कौन से? पीछे आपका नाम लिखना है और आगे 3 नाम लिखने हैं, फर्स्ट चॉइस। वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा, मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड है। सेकंड नंबर पे, वो जाता है तो भी ठीक है और नहीं जाता है तो भी ठीक है, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो जाए तो ठीक है, न जाए तो ठीक है। और थर्ड नंबर पे आपको उसका नाम लिखना है, वो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, मतलब उससे आपको एलर्जी है, नफरत है, वो जाएगा या वो जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। आपको बच्चों से 3 चॉइस लेनी है। फर्स्ट चॉइस, वो जाएगा तो ही जाऊंगा। सेकंड चॉइस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और थर्ड चॉइस, वो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। इन 3 चॉइस को आप ले लीजिए, बच्चों का एक डाटा आ जाएगा। उस डाटा में से ये देखिए किस बच्चे को फर्स्ट चॉइस कितनी मिली है, सेकंड चॉइस कितनी मिली है और थर्ड चॉइस कितनी मिली है। मान लीजिए बच्चे को फर्स्ट चॉइस 5 मिली है, सेकंड चॉइस 2 मिली है, थर्ड चॉइस 1 मिली है, ए बच्चे को। बी बच्चे को 7 फर्स्ट चॉइस मिली है और 1 सेकंड चॉइस मिली है, ये 0 मिली है। अब इस प्रकार से आपके सामने पूरा डाटा आ जाएगा। अब मान लीजिए कि ए को तो 5 फर्स्ट बच्चों ने पसंद किया, इसको बी को 7 बच्चों ने पसंद किया है, तो बेटर कौन हो गया? ए से बी बेटर हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी समूह में कौन सा बच्चे का व्यवहार सबसे बढ़िया है, इस समूह की संरचना का अध्ययन करने के लिए अपन सोशियोमेट्री या समाजमिति विधि का प्रयोग करते हैं। एक बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग इतना ही जानना है कि किसी समूह की संरचना का अध्ययन करने में इसका प्रयोग किया जाता है, और जेएल मोरेनो इसके प्रतिपादक हैं। इसके द्वारा श्रेष्ठ व्यक्तित्व या तटस्थ व्यक्तित्व, निरस्त व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। लिख लो, समाजमिति, किसी भी समूह की संरचना का अध्ययन करने में इसका प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा श्रेष्ठ व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। इसके द्वारा श्रेष्ठ व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। इसके द्वारा श्रेष्ठ व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। इसके द्वारा श्रेष्ठ व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। कौन सबसे बेटर है, कौन से सबसे खराब है। ठीक है ना, नॉर्मली याद रखना जेएल मोरेनो और समूह की संरचना का अध्ययन करने में। और ये मैंने बता दिया कि ग्रुप में जो सबसे बेटर आएगा, जिसको सबसे अधिक फर्स्ट चॉइस मिलेंगे वो सबसे बेटर है, जिसको सबसे अधिक थर्ड चॉइस मिलेंगे इसका मतलब उसका व्यवहार सबसे खराब है। तो बड़ा प्रैक्टिकल विधि होती है समाजमिति। उसके बाद देखो विकासात्मक विधि, नॉर्मल विधि, इनके नाम देख लो बस। ठीक है ना, इनमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। विकासात्मक विधि में आपको सिर्फ पियाजे याद रखना है कि बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, विकासात्मक विधि। ठीक है, विभेदात्मक विधि, केटल, व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता लगाया जाता है, केटल। ये नॉर्मल विधि है, मतलब इनके नाम लिख लो, विकासात्मक जीन पियाजे, विभेदात्मक केटल। ठीक है, कोटि विधि, कोटि विधि क्या है? कोटि विधि, इसमें चारित्रिक गुणों का मापन करते हैं। चारित्रिक, आपके चारित्रिक जो गुण हैं उनको अपन उच्चतर से निम्नतर की ओर, ठीक है ना, उच्चतर से निम्नतर, यूं उच्चतर से निम्नतर की ओर व्यवस्थित करते हैं। ये प्रश्न आए हुए नहीं है तो इनको नॉर्मली देखना है। विकासात्मक विधि पियाजे है, विभेदात्मक विधि व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन केटल है, कोटि विधि में चारित्रिक गुणों का कोई प्रतिपादक नहीं है, उच्चतर से निम्नतर चारित्रिक गुणों मापन किया जाता है। ठीक है ना, साक्षात्कार, ये नॉर्मल विधि है। साक्षात्कार, आमने सामने बैठकर विचारों का आदान प्रदान करना। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक या संरचित, स्ट्रक्चर्ड या असंरचित, नॉन स्ट्रक्चर्ड या अनौपचारिक। ठीक है ना, ये नॉर्मल विधियां हैं, इनके नाम लिख लो। विकासात्मक विधि पियाजे है, विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करती है। विभेदात्मक विधि केटल है,
ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन है। कोटि विधि चारित्रिक गुणों का मापन करने में, किसका मापन करने में? चारित्रिक गुणों का मापन करती है, उच्चतर से निम्नतर की ओर। इग्नोर करना है, कोई विशेष नहीं है। साक्षात्कार विधि आमने सामने बैठकर जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो साक्षात्कार विधि होती है। ये दो प्रकार का होता है, स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड, औपचारिक और अनौपचारिक। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि जैसे प्रतियोगी एग्जाम में जो इंटरव्यू होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, निर्धारित होता है, ये चीज़ें ऐसे आपकी इन चीज़ों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और नॉन स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है पागल व्यक्ति का जो साइकोलॉजिस्ट उपचार करता है वो असंरचित होता है। तो जो निर्धारित होता है वो संरचित है, जो निर्धारित नहीं होता वो असंरचित है। तो ये नॉर्मल विधि है, नॉर्मल सा नाम लिख लो इनके, ठीक है ना, नॉर्मल से नाम लिख लो। कोटि विधि, विभेदात्मक विधि, विकासात्मक विधि, नॉर्मल रूप से याद रखना। ठीक है, एक लिखना मनोभौतिकी विधि, ये भी नाम देख के जाना, मनोभौतिकी विधि, प्रतिपादक कोई नहीं है, मनोभौतिकी विधि, ठीक है ना। इसके 3 पार्ट होते हैं। औसत त्रुटि विधि, मतलब इन पे प्रश्न पूछता नहीं है इसलिए मैं इनका नॉर्मल उल्लेख कर रहा हूँ। सीमा विधि और सतत उद्दीपन विधि, सतत उद्दीपन विधि, ये मनोभौतिकी, मन और शरीर पे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, मन और शरीर पे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन इसमें होता है, ठीक है ना। औसत त्रुटि विधि में जैसे भ्रम संबंधी समस्याओं का मापन करते हैं, इसमें उद्दीपक की सीमा को डाउन करते हुए प्रत्यक्षीकरण समस्याओं का अध्ययन करते हैं, इसमें लगातार बच्चे के सामने उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। तो ये मनोभौतिकी विधि है, नाम लिख लो आप। मनोभौतिकी विधि, मन और शरीर पे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, मन और शरीर पे पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, साइकोफिजिकल मेथड, साइकोफिजिकल मेथड है मनोभौतिकी विधि, साइकोफिजिकल मेथड, मन और शरीर पे पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। इसके 3 प्रकार होते हैं। औसत त्रुटि विधि, एवरेज एरर, ठीक है ना, ये भ्रम संबंधी समस्याओं का मापन करने में करते हैं इसका। सीमा विधि, इसमें उद्दीपन को अपन घटाते हैं क्रमिक रूप से, आरोही अवरोही दोनों श्रृंखलाओं में उद्दीपक को घटाते करते हैं कि बच्चे को प्रत्यक्षीकरण एकदम से क्लियर हो जाए, तब ताकि ये प्रत्यक्षीकरण संबंधी समस्याओं का मापन करती है सीमा विधि, मेथड ऑफ लिमिट। और तीसरा इसका पार्ट होता है सतत उद्दीपन, कंस्टेंट स्टिमुलस, मतलब बच्चे के सामने लगातार प्रस्तुत किया जाता है जब तक कि उसका कंसंट्रेशन पावर सही नहीं हो जाए। ध्यान संबंधी समस्याओं में इसका प्रयोग ध्यान के लिए किया जाता है, ध्यान समस्या। इसका प्रयोग प्रत्यक्षीकरण, जब तक वो सही प्रत्यक्षीकरण नहीं कर लेगा तब तक अपने उद्दीपनों को एक आरोही अवरोही श्रृंखला में प्रस्तुत करेंगे। सीमा विधि, औसत त्रुटि विधि में भ्रम समायोजन, इन समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो अभी तक इन पे प्रश्न पूछे नहीं गए, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ, क्या पता आ जाए, इसलिए मन में टेंशन नहीं रहे। तो मनोभौतिकी विधि, मन और शरीर पे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, इसके 3 पार्ट हैं। औसत उद्दीपन विधि, भ्रम समायोजन समस्याओं का अध्ययन। सीमा विधि, इसमें उद्दीपकों को अपन आरोही अवरोही श्रृंखला में प्रस्तुत करते हैं जब तक वो सही प्रत्यक्षीकरण नहीं कर ले। और सतत उद्दीपन विधि में एक अनियमित रूप से उद्दीपकों को प्रस्तुत किया जाता है और इसका प्रयोग ध्यान संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। साक्षात्कार, संरचित और असंरचित, स्ट्रक्चर्ड मतलब पूर्व निर्धारित होता है और असंरचित का मतलब पूर्व निर्धारित नहीं होता, ठीक है। 2-3 विधियां और हैं, उनकी और चर्चा कर लेते हैं। एक तो कालानुक्रमित विधि, कालानुक्रमित विधि, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य विधि का मतलब क्या है? एक तो अपन लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, कालानुक्रमित या अनुदैर्ध्य। ये क्या होती है? तो अनुदैर्ध्य का मतलब है, कालानुक्रमित का मतलब ये है कि एक ही समूह का अध्ययन अलग अलग समय पर किया जाता है। मतलब लंबे समय तक अपन ने एक समूह ले लिया और 1 महीने बाद क्या परिवर्तन हो रहा है, 1 साल बाद क्या परिवर्तन हो रहा है, 2 साल बाद में क्या परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार उसके व्यवहार का जब अपन मापन करते हैं तो एक कालानुक्रमित विधि है। ये लंबात्मक विधि आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लंबात्मक, लंबे समय तक इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका कोई प्रतिपादक कोई नहीं है, लेकिन ये अच्छी विधि है, तो लिख लें थोड़ा सा इसमें, कालानुक्रमित विधि, कालानुक्रमित विधि। लॉन्गिट्यूडनल इंग्लिश में लिख सकते हैं, लिखो तो। LONGITUDINL, लॉन्गिट्यूडनल विधि, कालानुक्रमित या अनुदैर्ध्य विधि, ठीक है ना। एक ही समूह का अध्ययन, एक ही समूह का अध्ययन अलग अलग समय पर, अध्ययन अलग अलग समय पर,
किया जाता है, मतलब एक लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है। एक ही समूह का अध्ययन अलग अलग समय पर किया जाता है, ये कालानुक्रमिक विधि है। लॉन्गिट्यूडनल विधि इसको बोलते हैं। एक ही समूह का अध्ययन अलग अलग समय पर किया जाता है, मतलब लंबे समय तक अपना अध्ययन करते रहें। एक ही समूह का अध्ययन लंबे समय तक किया जाता है। एक होती है अनुप्रस्थ काट विधि, इसके जस्ट अपोजिट होती है अनुप्रस्थ काट विधि, क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं इसको, क्रॉस सेक्शनल। ये इसके जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या करते हैं अपन, अलग अलग समूह ले लेते हैं, अलग अलग आयु के, अलग अलग आयु के, ठीक है ना, अलग अलग समूह पर एक ही साथ एक ही समय में अध्ययन करते हैं, मतलब इम तोहफा एक समूह ले लियो, बिम समय के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन आने बाको सबको अध्ययन करें। इसमें अपन ने क्या किया, हर एज ग्रुप के अलग अलग बच्चे ले लिए, बस उनका एक साथ कर लिया तो फटाफट अध्ययन आ गया। इसमें लंबे समय तक एक ही ग्रुप पे कर रहे हैं और इसमें हर एज ग्रुप के अलग अलग समूह बना लिए और फिर उनका एक साथ एक समय अध्ययन कर रहे हैं। अनुप्रस्थ काट विधि, क्रॉस सेक्शनल, इसके जस्ट अपोजिट है, लिख लो। ऊपर वाली में तो क्या हो गया, एक ही समूह का अध्ययन लंबे समय तक करते हैं कालानुक्रमित अनुदेर्देय में तो। और इसमें क्या आ गया, अनुप्रस्थ काट विधि में, क्रॉस सेक्शनल विधि में, क्रॉस सेक्शनल CROSSECTIONL, क्रॉस सेक्शनल, CROSSECHIONL, क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल विधि, CROSSECTIONL, SECTIONL, टी है ना, SECTIONL, दोबारा लिख देता हूं, SECTIONL, क्रॉस सेक्शनल। इसमें लिख लें अलग अलग समूह पर एक ही साथ एक ही समय में अध्ययन, अलग अलग समूह पर एक ही साथ एक ही समय में अध्ययन, ये होती है अनुप्रस्थ काट विधि, ये होती है अनुप्रस्थ काट विधि, अनुप्रस्थ काट विधि। और इन दोनों को जब मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, तब एक नाम बन जाता है अनुक्रमिक डिजाइन विधि, अनुक्रमिक डिजाइन, सीक्वेंशियल डिजाइन, ठीक है ना। ये इन दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है ना, दोनों का सामूहिक रूप है, दोनों चीजें एक साथ प्रयोग करते हैं, ये होती है अनुक्रमिक डिजाइन। तो एक नाम लिखो तो लिख लो, कालानुक्रमित और अनुप्रस्थ काट विधि दोनों का सामूहिक रूप जो होता है वो अनुक्रमिक डिजाइन विधि होता है। क्या होता है, अनुक्रमिक डिजाइन विधि, दोनों का सामूहिक रूप, दोनों का सामूहिक रूप होता है। अनुक्रमिक विधि में तो एक ही समूह का अध्ययन लंबे समय तक करते हैं और अनुप्रस्थ काट विधि में अपन क्या करेंगे, अलग अलग एज ग्रुप के समूह ले लेंगे और उनका एक साथ कर लेंगे ताकि अपने को उसका लंबे समय तक अध्ययन नहीं करे। और अनुक्रमिक डिजाइन जो होती है, इसको अनुक्रमिक डिजाइन का मतलब होता है, सिक्वेंशियल डिजाइन का मतलब ये हो गया कि दोनों ही एक का प्रयोग होता है, कभी कालानुक्रमित तो कभी अनुप्रस्थ काट, तो दोनों का जहाँ प्रयोग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुक्रमिक डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड्स वाला पार्ट यहाँ पे पूरा होता है। थोड़ा लंबा तो खींचा गया बट मैंने वही चीज़ें करवाई जो ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, देख लेना इनको, बस जो चीज़ें बताई है ना वो इंपॉर्टेंटली उनको देख लेना फिर बहुत